जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जो विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं, वह विषय है हमारा बिहार पीएससी का मेंस का पेपर, जो कि विषय हिंदी से संबंधित होगा। जो कि प्री में हिंदी विषय जो है वो केवल एक पात्रता परीक्षा के तौर पर रखा गया है, क्वालिफाई पेपर के तौर पर रखा गया है, परंतु यहाँ निबंध जो पेपर अभी रखा गया है हिंदी का विषय वस्तु, यह पेपर आप लोगों के लिए नंबर गेन करने वाला, नंबर प्राप्त करने वाला विषय है। और इसमें आप लोगों को 300 नंबर का एक निबंध से संबंधित टॉपिक होंगे। उसमें आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर सीखने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ कि आप लोगों को कुछ बातें मैं सिखा दूं कि निबंध में किस तरह से चीजों पर ध्यान रखा जाता है। निबंध को बिहार पीएससी ने, जो कि विगत वर्ष में जो पेपर हुए, उसने 3 भागों में बांटा है, ए बी और सी। जिसमें से तीनों भागों की अगर बात करूं तो पहले भाग में उन्होंने जो हमेशा अलग अलग विषय वस्तुओं को चुना गया है। और अभी एक विषय वस्तु जो सडनली मुझे प्राप्त हुआ है, वो पार्ट सी का हुआ है। जो पार्ट सी में है, उसमें आप लोगों के मुहावरे, लोगों के जो कि बिहार के आंचलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई या भाषाओं से जुड़ी हुई या बोलियों की बात करें, उससे जुड़े हुए विषय वस्तु को रखा गया है। तो मेरा ये कहना होता है कि यदि आप लोगों को निबंध सीखना है, तो निबंध के लिए कुछ उसके जो मुख्य मुख्य बातें होती है, उसे हमें सीख लेना चाहिए कि निबंध की प्रमुख बातें क्या क्या है। जिसमें हमें यह पता चल जाता है कि निबंध में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके निबंध दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मूर्त और एक होते हैं अमूर्त। मूर्त निबंध में आप लोग बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को लाभ हानि, उसके बहुत सारे जो प्रोग्राम चलाए गए होंगे वो सब चीजें डाल सकते हैं। एक निष्कर्ष तो रहता ही रहता है, पर आप उसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये विषय वस्तु को पूरी तरह से समझाने के लिए हो जाता है। ये अमूर्त भी होता है, पर ये सडनली ऐसे किसी बिंदु पर ध्यान रख कर दिया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक अपनी विचार शक्ति के माध्यम से इस विषय वस्तु को समझना होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं। प्रस्तावना होनी चाहिए, विषय का परिचय देने वाली हो। ऐसी प्रस्तावना हो जो बड़ी ही प्रभावपूर्ण हो और अपना आकर्षक एक रूप छोड़कर जाती हो, जो कि उस विषय वस्तु को सारगर्भित समझाने में महत्वपूर्ण तरीके से प्रभाव छोड़ते हुए आगे बढ़े। अनावश्यक विस्तार से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि हमें प्रस्तावना हमेशा हमेशा ही छोटी परंतु विस्तार पूर्वक ना हो, छोटी किंतु प्रभाव पूर्वक होनी चाहिए। प्रतिपादन, जिसको हम लोग कहते हैं कि निबंध का जो कि एक शरीर होता है एक तरह से, उसकी बात करते हैं। तो विषय का क्रमिक इकाइयों में विभाजन, ये स्पेलिंग एरर है, विभाजन करें। विभाजन बिंदुओं को श्रृंखलाबद्ध करके रखें। तर्कपूर्ण प्रस्तुत करना चाहिए। विषय को रोचक बनाने के लिए बीच बीच में उद्धरण, कथन, उदाहरण, सुक्ति, लोकोक्ति और करंट के विषय वस्तु से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, जो भी विषय वस्तु आपको दिया होगा उससे संबंधित किसी राजनीतिक परिदृश्य से देखे या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के परिदृश्य से देखे, तो उन्होंने जो कथन वगैरह, विचार वगैरह जो न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में आते हैं, उन्हें हमें लिख कर रख लेना चाहिए। तो ये निबंध की तैयारी बेटा आपकी पेपर के बाद की नहीं होती है। ये निबंध की तैयारी तब होती है जब आप प्री और मेंस तब तैयार करना शुरू कर देते हैं, तब की तैयारी होती है। आपको न्यूज़पेपर पर ये देखते हुए या न्यूज़पेपर में ये देखते हुए चलना चाहिए कि हमारे काम-काम की न्यूज़पेपर में और क्या चीज़ें आ सकती है। हो सकता है वो सारे जो कथन है, कोटेशन है, जो विषय वस्तु वो लोग लिख कर देते हैं, या कई बार किसी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख है या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन लोगों के जो कथन होते हैं, वो आते रहते हैं। उन कथनों को आप लोग एक बढ़िया से डायरी में लिख कर रख सकते हैं। जहाँ जिस विषय वस्तु में वो कथन की आवश्यकता पड़ी, उनको वहां पुट कर सकते हैं। तथ्यपूर्ण होना चाहिए। विचार, तर्क तर्क नए पैरा से लिखना चाहिए। मतलब जो भी आप उसमें बातें लिख रहे हो, नए पैरा से आपको शुरू करनी चाहिए। जो कि उपसंहार या जिसको हम लोग निष्कर्ष कहते हैं, ये निबंध की चरम अवस्था होती है और इसमें पूरे निबंध का सार होता है। मतलब जो कुछ आपने निबंध में अभी तक लिखते लाए हो, वो पूरा का पूरा वहां सारांश के रूप में आता है, जो
पाठक पर छाप छोड़ने वाला होना चाहिए। एक बात और होनी चाहिए, विषय से मिलती जुलती हुई कोई पंक्ति या कथन भी लिख सकते हैं लास्ट में। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा निबंध यहाँ थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, तो हम उस पर आधारित, या वो विषय वस्तु जो है उस पर आधारित हमें अपना एक कथन वगैरह दे सकते हैं। निबंध को लिखने से शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेषतः ध्यान देना होगा। सबसे प्रमुख बात ये होती है कि आपको जब भी निबंध लिखना है, तो आप पहले उस निबंध का भावार्थ मन में एक समझ कर रख ले कि ये निबंध किस तरफ इशारा कर रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोग निबंध में बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, और निबंध का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपने रट रखा है या पढ़ रखा है उसी को बताना है, नहीं। निबंध का मतलब है कि उस विषय वस्तु की आपको समझ कितनी है, और उस पर आधारित आप अपने विचार रखें, और विचारों को भी एक व्यवस्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखें, क्रमबद्ध तरीके से रखें। चलिए, निबंध में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए, हमें उस चीजों पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। निबंध को श्लोक कथन से शुरू कर सकते हैं, किंतु पहले निबंध का अर्थ भावार्थ बता दे, उसके बाद बीच बीच में मुहावरे, लोकोक्तियां, उदाहरण देते रहना चाहिए। किसी लेखक या विद्वान या विचारक के कथन भी दे सकते हैं। वर्तमान में उस विषय से संबंधित किसी राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य पदाधिकारी जो कि ख्याति प्राप्त है, या किसी संस्था प्रमुख के भी कथन या विचार रख सकते हैं। उस यदि किसी महत्वपूर्ण संस्थान, संगठन के मुखिया द्वारा दिया गया कथन है, तो उसे भी लिख सकते हैं। और ये आपको सब प्राप्त कहाँ से होंगे, तो ये होंगे आपको मैगजीन से, पत्रिका से, या फिर न्यूज से, न्यूज़पेपर, या फिर जो भी आप ऑनलाइन न्यूज वगैरह सुनते हैं, उससे हो सकता। निबंध में कभी भी हेडिंग नहीं देना है ना, जैसे कि हेडिंग हम लोग स्कूल में करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। निबंध में पैराग्राफ लिखना, नंबरिंग देना बिल्कुल नहीं है। पैराग्राफ तो आपको लिखते चलना है, परंतु नंबरिंग नहीं करनी। कई अगर कारण देने हैं, तो आपको पैराग्राफ चेंज कर करके इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक। एक पैरा में अधिकतम 60 से 75 शब्द हो सकते हैं, और जो अपने आप में पूर्ण हो, अधूरे बिल्कुल नजर नहीं आए, भागते हुए यहाँ वहां नजर ना आए, बल्कि जो पहला पैरा खत्म हुआ है उसका दूसरा पैरा जब शुरू होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी अंश डाल देना चाहिए, शब्द ऐसे डाल देना चाहिए जो पिछले पैरे को साथ में लेकर चल रहे हैं। अंतिम पैरा जो होता है वो हमेशा 150, 125 से 130 शब्दों के आसपास हो सकता है। निष्कर्ष में हमेशा अपना सुझाव देना है, किंतु सकारात्मक देना है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट या किसी प्रशासनिक या कोई राजनीतिक पार्टी के संबंध में कोई विषय वस्तु दे रखा है, मुद्दे दे रखे हैं, तो उसमें छींटाकशी बिल्कुल नहीं करनी है ना। बहुत हाइपर होकर निबंध नहीं लिखना है, बहुत भावनात्मक रूप से भी जुड़कर निबंध नहीं लिखना है, बहुत अधिक नकारात्मक चीजें वहां नजर नहीं आनी चाहिए। सकारात्मकता का प्रभाव दिखते रहना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के जो विगत पेपर हुए थे उसमें भाग सी जो है, उसमें कुछ निबंध दिए हुए थे, और निबंध के शब्द सीमा जो है वो थी 700 से 800 तक थी। उसी पर आधारित एक मुझे पंक्ति मिली है, जो कि एक लोकोक्ति के तौर पर है। किसके तौर पर है बेटा? लोकोक्ति के तौर पर है। और इस लोकोक्ति के लिए आपको उसका भावार्थ जानना था, और उस भावार्थ को समझते हुए आपको अपनी मातृभाषा, या आपको अपनी जो सामान्य हिंदी है उसमें लिखने की आवश्यकता थी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इन शब्दों के, देखिए, जो बिहार के लोग हैं, या बिहार के आसपास के पड़ोस के राज्य के हैं, वो बड़े आसानी से इन मुहावरे, लोकोक्तियों का अर्थ निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। परंतु जो अन्य क्षेत्र से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग विषय हो जाता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि उन लोकोक्तियों का बिल्कुल सामान्य अर्थ ढूंढ लो, और उसके बाद फिर उस पर आधारित जो सामान्य अर्थ निकल रहा है, उसी का एक और अर्थ खोजने का प्रयास करें कि क्या इसका परिदृश्य कहीं और जा रहा है, क्या इसकी विचारधारा कहीं और जुड़ रही है। उसके आधार पर आप निबंध लिखना शुरू कर ले। निबंध लिखते समय आपको एक बात का और विशेष ख्याल रखना है, जो कि मैं आपको यहाँ आगे बता देता हूँ, पर पहले इस निबंध की जो पंक्ति है उसको पढ़ देता हूँ। मूस मोटही लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। मूस मोटहिए लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। मूस का मतलब होता है यहाँ पर जो चूहे की एक प्रजाति का होता है, जो कि आप लोग खेतों वगैरह में ज्यादा देख सकते हैं, इसको बड़ा मोटा सा हो जाता है खा पी कर। लोढ़ा मतलब होता है जो सील बट्टा होता है,
जो गाँव में लोग हैं उनको मालूम है कि सील बट्टा मतलब होता है जहाँ पर चटनी वगैरह पीसते हैं। तो उसमें एक लोढ़ा होता है जो पत्थर का बना होता है, उसको घिसने से चटनी पिस जाती है, एक पड़े हुए पत्थर पर। इस लोकोक्ति का हिंदी भावार्थ ये है कि एक मूस जो चूहे की प्रजाति का है, कितना भी मोटा हो जाए, चाहे वह लोढ़ा की तरह गोल मटोल क्यों ना हो जाए, खिला पिला कर का चाहे उसको कितना ही आप बलिष्ठ बना दे, उसको कितना ही गोल मोटोल बना दे, परंतु वह कभी भी हाथी व घोड़े जैसे पशु की तरह महत्वपूर्ण व सम्मानित व कह सकते हैं आकर्षक, मतलब जिसको कह सकते हैं प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता। इसका अर्थ काफी साधारण है, ये सामान्य अर्थ है, पर इसका एक काफी विशिष्ट या कह सकते हैं गंभीर अर्थ भी हो सकता है, जो प्रेरणादायक हो सकता है। किसी को प्रेरित करने के लिए हो सकता है, गंभीर और प्रेरणादायक भी हो सकता है। ये बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर आधारित आप निबंध पूरा का पूरा लिख सकते हैं। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्तर एवं गहराई को चिन्हित भी करता है, उसको भी समझाने का काम करता है, मतलब ये भी आपके साथ एक विषय वस्तु के साथ जुड़ गया है। तो आप इन दोनों चीजों को, एक ये और एक इसको, इन दोनों को आधार बनाकर आप लिख सकते थे। इसी बात को मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया कि अयोग्य पात्र व्यक्ति को चाहे आप कितना ही योग्य बनाने का प्रयास कर लो, परंतु वह एक निश्चित सीमा के बाद कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे ही जैसे यहाँ पर कहा गया कि एक मूसे को, वो कि अयोग्य है, किसी काम का नहीं है आपके अभी, अगर आप उसको घर में पाल कर रख रहे हो, कितना ही उसको दाना पानी अच्छे अच्छे पकवान खिला रहे हो, पनीर खिला रहे हो, है ना, उसको बिल्कुल गोल मटोल बना दिया, लोढ़ा की तरह बना दिया, जो कि पीसने के भी काम आ सकता है, वो पत्थर तो काम आ जाता है, पर ये तो किसी काम के नहीं आएगा आपका। ना तो हम उसको हाथी बना सकते हैं, ना घोड़ा बना सकते हैं। जबकि हाथी जो है वैभवता का एक प्रतीक होता है, घोड़ा जो है वो स्फूर्ति का और शक्ति का प्रतीक होता है, पावर का प्रतीक होता है, हॉर्स पावर आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या मूस देखो, दोनों की आकार, मतलब दोनों मोटे होते हैं आकार आकृति में, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या मूसा वो इतना खिलाने पिलाने के बाद में अगर वो अयोग्य है हमारे लिए, और अपन उस पर इतना खर्चा कर रहे हैं, उस पर इतना हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए काम के लिए आगे चलकर काम का व्यक्ति है? नहीं। तो क्या हम उसको आगे चलकर हाथी घोड़ा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हाथी घोड़े की अपनी एक वैभवशीलता है ना, घोड़े की अपनी एक अपनी एक विशेषता है, खासियत है। परंतु मूस जो होते हैं, जो कि खेतों में बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं, अनाजों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी बात में ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि जब निबंध आपके पास विषय वस्तु दिया रहे और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये निबंध का चयन करना है, तो सबसे पहले आप जो आपके पास रफ पेज होता है, उस पेज का यूज करें और उसमें कुछ डायग्राम बना ले, ऐसे कि आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पर या कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग जो है इस निबंध के आपको बनाना है। जैसे कि इसका सामान्य अर्थ, क्योंकि ये अमूर्त निबंध है, ये मूर्त निबंध नहीं है, इसलिए इसका पहले सामान्य अर्थ आपके पास क्या हो सकता है वो लिख दें। फिर दूसरा ये देख ले कि इसका भावार्थ क्या हो सकता है, जो कि मेरे नीचे लिखा हुआ है। इसका भावार्थ क्या हो सकता है? भावार्थ को आप विशिष्ट अर्थ के रूप में भी लिख सकते हैं। विशिष्ट अर्थ के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में भावार्थ हो गया, सामान्य अर्थ हो गया, उसके बाद में अगर आपको यहाँ लगता है तो कोई एक दोहा, किसी की पंक्ति, या कोई एक कथन जो कि उस बात को चरितार्थ करता हुआ नजर आए, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ आप लोग बनाएंगे, तीसरा बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख लीजिए कि इसका राजनीतिक क्षेत्र में कोई प्रभाव देख सकते हैं क्या आप, इन पंक्तियों के आधार पर। इसका सामाजिक क्षेत्र में कोई योगदान हो सकता है क्या, या उस पर प्रभाव हो सकता है क्या, शिक्षा के क्षेत्र पर हो सकता है क्या, है ना, शिक्षा के बाद में हो सकता है आर्थिक क्षेत्र पर कुछ हो सकता है क्या। और इसी बातों में आप कुछ चीजें और जोड़ सकते हैं कि क्या यह निबंध जो है, इसमें नव युवकों के लिए क्या रखा गया है, मतलब इसमें क्या ऐसे विचार रख सकते हैं नव युवकों के लिए, क्या ऐसी सीख मिल सकती है नव युवकों को, है ना। और भविष्य के संदर्भ में ये निबंध किस तरफ जाना चाहता है, भविष्य के संदर्भ में, है ना। और उसके बाद में आपका अंतिम बिंदु आ जाता है, जो कि आपका लास्ट बिंदु होता है, जो कि निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष हमेशा प्रभावपूर्ण होना चाहिए, और निष्कर्ष में आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो निबंध के अंदर बातें चल रही उसको आपको शामिल करना है। अब आप लोग निबंध तैयार करने से पहले ये तैयारी
तब की होनी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी शुरू कर रहे हो। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में करंट के किसी भी मुद्दे पर आधारित, किसी भी मुद्दे पर आधारित करंट के किसी भी मुद्दे पर आधारित किसी नेता का या अभिनेता का या किसी संस्था प्रमुख का, संगठन प्रमुख का या किसी विचारक का कथन दिया हो, उसे नोट करके रख लें। फिर जहां आवश्यकता पड़ेगी उसको वहां लिख लें। दूसरी बात, आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र या जो सॉल्व पेपर होते हैं उसमें भी कुछ कोटेशन वगैरह या महत्वपूर्ण कथन वगैरह लिखकर रख सकते हैं। एक डायरी बना लें। डायरी बनाकर कथनों या विचारों को लिखकर रखें। क्योंकि किसी न किसी मुद्दे पर कोई ना कोई बात तो उठेगी। चलिए देखते हैं इस निबंध में और क्या बातें थी। मूस अनाज यानी कि गेहूं, धान, फसलें और भी बहुत सारी चीजें होती है जो खेतों में फसलें होती है। उन फसलों को खेतों में ही पाए जाते हैं, मतलब उन्हीं फसलों की खेतों में ये पाए जाते हैं। ये मूस फसल पकने पर इस फसलों की बालियों को अपने बिलों में संग्रहित करके रखते हैं। तो देखो यहाँ पर वही बात की है कि मूस की प्रवृत्ति एक संग्रहण करने की भी होती है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जमाखोर, सूदखोर लोगों को भी समझ सकते थे यहाँ पर। और आजकल तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग कई सारे चीजें जो है जमा कर करके रखते हैं, स्टॉक वगैरह रखते हैं, तो उन पर भी आधारित यहाँ पर एक कोई पॉइंट, आप लोग ऐसे पॉइंट बना बनाकर चीजों को बढ़ा सकते हो। लोढ़ा जो होता है, ग्रामीण घरों में सिलबट्टे पर पीसने वाला एक बेलनाकार पत्थर होता है जिसका प्रयोग हम लोगों ने आपको बता दिया है। हाथी एक विशालकाय, शक्तिशाली और प्रभावशाली एवं उपयोगी पशु होने का प्रतीक है। इसी तरह घोड़ा भी मूषक की तुलना में बहुत ही बड़ा, फुर्तीला और उपयोगी होता है। यह दोनों भी एक मूषक की तरह ही शाकाहारी होते हैं, परंतु हाथी एवं घोड़े का सामरिक महत्व बहुत अधिक हो जाता है कि इसको, और हम किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामरिक महत्व मतलब होता है जो कि इसकी आ, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से महत्व जम जाता है। इसलिए उच्चतर समाज में महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं, मतलब बड़े समाज में ये लोग बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कि एक पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है कि ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है, और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। कुछ इस तरह से उदाहरण देकर इस बात को आप पुष्ट कर सकते हैं। और भी चाहे तो यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से उदाहरण लिख सकते हैं। मैंने अभी एक छोटा सा प्रयास किया है कि निबंध में कुछ कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, मैं अभी इस निबंध में और भी शामिल कर सकता हूँ। जैसे मुझे अब ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आया, तो मैं इस पर आधारित और भी चीजें इसमें ऐड कर सकता हूँ। आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। रफ पेज पर पहले, पीछे रफ पेज पर एक बना ले, सोच ले कि क्या क्या लिख सकते हैं, उसके बाद चलिए यहाँ देखिए। अब ये देखिए, मैंने एक सामाजिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए उस मूसक, हाथी और घोड़े सब चीजों को जोड़कर यहाँ पर एक समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप कंपेयर करके कर सकते हैं, क्योंकि यह अमूर्त निबंध है बेटा। अगर मूर्त निबंध होता तो इसमें गुण, दोष, लाभ, ये सब कुछ आप लोग लिख सकते हैं, व्यथाएं और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। पर यह अमूर्त निबंध है तो इसमें आपको तुलना करके थोड़ा सा लिखने की आवश्यकता है। हम समाज के वैसे लोगों की तुलना एक मूस से कर सकते हैं जो सिर्फ एक मूस की तरह ही अपने धन को संग्रहित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये देखो, एक संग्रहित, एक क्षेत्र की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें जो भंडार करके रखते हैं चीजों, समाज की उपेक्षा करते रहते हैं, समाज की अवहेलना करते रहते हैं, समाज के नियमों को, समाज के कायदों को नहीं मानते, ये उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। इस लोकोक्ति के अनुसार ऐसे लोगों को कोई मूसहर, मूसहर मतलब होता है जो मूसकों को पकड़ने वाले एक जनजाति के लोग होते हैं, एक प्रकार के कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो इनको मारते हैं, और वो जो अनाज उन्होंने अपने बिल में लेकर गए उनको निकाल कर अपने पास रख लेते हैं, और उनके द्वारा इकट्ठे किए गए धन को लूट भी लेते हैं। अब इसको देखो किस परिदृश्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर पंक्ति के माध्यम से, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे जीवन भर धन जोड़ते रहा गया,
है ना, कंजूसी करते रह गया, धन का इकट्ठा करते रह गया, और कोई एक ऐसा व्यक्ति आया, चोर डकैत, जो उसको मारकर उसका अपना धन भी लेकर चला गया और उसकी हत्या भी कर दी। यहाँ पर बात कही है, इकट्ठा किए गए धन को लूट ले जाता है और कई बार तो उनको मार भी देता है। एक मूस की प्रवृत्ति सिर्फ अपने भोजन संग्रह तक सीमित नहीं होती है, और उसके अतिरिक्त उसकी कोई और उपयोगिता नहीं है। देखो, उसकी केवल और केवल प्रवृत्ति इतनी सी है कि वो भोजन को इकट्ठा करके रखता है, और उसका ज्यादा कुछ और उतना बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग नहीं होता है। जबकि घोड़े और हाथी का अपना एक महत्व है। घोड़ा जो है समृद्धि और उन सबका प्रतीक है, समृद्धि वगैरह का प्रतीक है, प्रभावशालीता का प्रतीक है ना। और वहीं पर हाथ घोड़ा जो है, घोड़ा जो है वो फुर्तीला है, तेजस्वी होते हैं, तीव्र भागने वाले होते हैं, सरता कहते हैं उनको, तो उसके लिए वो उपयोगी हो गए। पर मूसक की यहाँ पर कोई उपयोगिता उतनी सिद्ध नहीं होती। तो यहीं पर कबीर जी की एक बात मुझे समझ में आती है कि जैसे लोग किस तरह से ऐसे धांधली वाली चीजों में या इस तरह की चीजों में लिप्त हो जाते हैं, कि कबीर यूं जग अंधला, जैसी अंधी गाई, बछा था सो मरी गया, वो भी चाम चटाई। इसका मतलब यह संसार अंधा है, यह ऐसी अंधी गाय की तरह है जिसका बछड़ा तो मर गया है, किंतु वह खड़ी खड़ी उसके चमड़े को चाट रही है। सारे प्राणी उन्हीं वस्तुओं के प्रति राग रखते हैं जो मृत या मरणशील है। देखो, यही बात हुई यहाँ पर कि भैया, सभी लोग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा इकट्ठा या धन संग्रह करते हैं, जैसे मूसक करते हैं, है ना। होमवश जीव असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। जो असत्य है उन चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है, जबकि सत्य क्या है? सत्य कुछ और भी हो सकता है, या कुछ और ही होगा। कोई भी व्यक्ति तभी महान एवं आदरणीय होता है जब वह समस्त समाज एवं राष्ट्र मानवता के लिए उपयोगी हो। अब देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी मानवता की बात जुड़ गई है, सभ्यता की बात जुड़ गई है। एक पशु और मानव में सिर्फ संस्कार का अंतर होता है। एक पशु अपने बच्चे पैदा करता है, उसे पालता पोसता और फिर उसे ही देखते हुए अपना सारा जीवन समाप्त कर देता है। यदि कोई मानव प्रजाति में जन्म लिया एक व्यक्ति भी एक पशु की तरह सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देता हो, उसे पालता पोसता हो और फिर उसे ही देखते हुए अपना जीवन समाप्त कर लेता हो, तो वह पशु से कतई भिन्न नहीं है। जो एक चूहे की बात अभी आपको बताई, तो कोई व्यक्ति महान एवं आदरणीय कब हो जाता है? जब कोई व्यक्ति अपने सोच एवं मानसिकता से अपने समाज, राष्ट्र, मानवता एवं प्रकृति को भी समा लेता है, मतलब अपने अंदर समा लेता है, यानी शामिल कर लेता है, तो वह भी महान और आदरणीय हो जाता है। जबकि मूसक की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो वो केवल अपना भला देखता है, किसी और का, है ना। यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, और यही बात मैंने यहाँ पर अभी आपको इस मुहावरे के या दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि कैसे पूरी दुनिया अंधी बनी पड़ी है ना। कैसे यहाँ पर गाय भी जो है वो अंधी बनी पड़ी हो, ये समझाने का प्रयास ही किया है। तो आप ऐसे बीच बीच में लोकोक्तियों या उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं जो उससे साथ जुड़ी थी। ऐसे ही जो मानव अपनी सोच यानी कि मानसिकता से सिर्फ अपने उपभोग का ही ध्यान रखता है, उपभोग मतलब जो केवल उसने उपयोग में चीजें लाई होगी, उसकी बात करते हैं, और अपने सोच में समस्त समाज और मानवता को शामिल नहीं कर सकता, नहीं करता है या नहीं कर सकता है, वह किसी भी बड़ा वह कितना भी बड़ा हो जाए, तो भी वह महत्वपूर्ण एवं सम्मानीय नहीं हो सकता। जैसे मूसा या मूसक कितना ही बड़ा हो जाए, वो लोढ़े की तरह इतना बड़ा सा हो गया है, परंतु वह हाथी और घोड़ा तो कभी नहीं बन सकता। अभी कुछ ही दिन पहले एक बिहार के राजनेता ने भी इस कथन के लिए किसी व्यक्ति को टॉन्ट मारने के लिए बात कही। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, जितनी भी लोकोक्तियां आपको मिलेगी, है ना, जितनी भी लोकोक्तियां आपको मिलेगी वो किसी के अनुभव पर आधारित होती है ना। उसमें एक सीख छिपी हुई होती है, एक जिम्मेदारी होती है जो समाज के प्रति उजागर की जाती है। ये होती है लोकोक्तियों की खास बात। लोकोक्तियां हमेशा सीख देकर जाती हैं, समाज के प्रति वो जिम्मेदार होती हैं। और एक और बात होती है, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति, हमारी जो समाज की परिपाटी है, उसकी एक धरोहर होती है। आगे चलकर और बहुत सारे लोगों के लिए वो यूज में आ जाती है ना। तो ये होती है लोकोक्तियों की खासियत। यहाँ देखिए, व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, ये बात किसने कही? महात्मा गांधी ने। ये इस तरह के कुछ विचार भी आप लोग लिखकर, अगर मेरे पास ये लिखे हुए थे तो मैंने यहाँ पर आवश्यकता पड़ी, मैंने वही के वही विचार लिखकर यहाँ आपको दे दिए। राजनीति के तौर पर देखे, मूसक
हाथी और घोड़े के प्रतीक को मैंने किस तरह से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। या आप अपने विचारों में लिखिएगा। आप किसी टीचर के या किसी संस्था की जो किताबें आ रही होगी उनको नहीं लिखना है आपको। आप उनके बिंदुओं का आधार बनाकर विचार अपने रखने कि आप क्या सोचते हैं इस निबंध में। निबंध का मतलब ये जरूर होता है कि पूरी तरह से बंधन रहित हो, पर निबंध का मतलब एक और चीज होती है कि आप अपने विचारों से बंधन रहित रहे और विचारों को यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से लिखे कि आपने उसको उन चीजों को देखा है, भोगा है, जाना है। आप निबंध में चाहे तो आपने जो आसपास चीजें देखते हो, आपने जो महसूस किया है, वो भी उसके साथ कनेक्ट करके लिख सकते हैं एज अ उदाहरण के तौर पर। आपके निबंध में चार चांद लग जाएंगे। और राजनीति देखिए, निबंध लिखेंगे तो सभी लोग, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई प्लानिंग करके लिखेगा। अगर आप लोग पहले से तैयार हैं और एक प्लान करके रखा है ना कि आपने ऐसा ऐसा करना है निबंध के प्रति, तो मुझे लगता है विषय वस्तु वो कुछ भी दे, आप निबंध अपनी तरह से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। राजनीति के तौर पर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मूस जैसी प्रवृत्ति वाले लोग हमारे आसपास ही है, जो हमारी फाइलें, दस्तावेज, नौकरियां, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, महत्वपूर्ण योजनाएं, विधवा पेंशन, बहुत सारे ऐसी चीजें लिख सकते हैं जो जो आपको याद आता है। बहुत से बुजुर्गों के पेंशन जैसे पैसों को आ, जीने के सहारा है, और उन्हें और हम युवकों के सपने को भी कुतर रहे हैं, है ना। क्योंकि मूस की प्रवृत्ति संग्रह करने की होती है, उसे जो कुछ मिलता है, जो कुछ मिलता है सब इकट्ठा कर लेता है, और फिर उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता कि वह अनाज किसका है, या उसके उस व्यक्ति के, किसान के प्रति, या उस किसान का उस अनाज के लिए कितना उपयोग था। उस फसल को लगाया उसने, कितनी उम्मीद से किसान ने लगाया। उस किसान के लिए वह फसल ही नहीं, उसके पूरे जीवन के लिए प्राण वायु है। वैसे समाज के लाभ उठाने वाले लोगों की प्रवृत्ति बिल्कुल उस मूसक की तरह होती है, जो समाज में अपने भोग विलास की वस्तुएं इकट्ठी करता रहता है, और समाज के उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिनके बीच में वह रहता है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संचित करके रख लेता है। ठीक। और आगे चलकर फिर ऐसा होता है कि जो आने वाली उसकी पीढ़ी है, हो सकता है वो अगर अच्छी पीढ़ी ना निकले तो वो उसको बर्बाद कर देती है। इसी बात को लेकर यहाँ एक कथन लिखा हुआ है कि पूत सपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग धनाढ्य तो हो जाते हैं, मूस की तरह धन संचय करके बड़े तो बन जाते हैं, किंतु समाज में ये ना तो घोड़े की तरह और ना ही हाथी की तरह वैभवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली और ना ही प्रिय बन पाते हैं, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद कोई दूसरा ही उनके धन पर अपना अधिकार जमाकर मजे उड़ाता है, जीवन का लुत्फ उठाता है, आनंद लेता है। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है ऐसा लिखने का। इसके और भी डायमेंशन है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो लिखने के लिए आपके पास बिंदु है। एक और बिंदु मैं आपको बता देता हूँ, इसका निष्कर्ष वाला जो बिंदु है, हम उस पर चलते हैं। इसका निष्कर्ष वाला बिंदु जो है वो क्या कहता है। निष्कर्ष में आपको मैंने बहुत कम चीजें लिख कर दी हैं, पर आप इसको और बढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी व्यक्ति को एक मूस की प्रकृति, प्रवृत्ति एवं अभिवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी को भी अपनी सोच एवं मानसिकता से संपूर्ण समाज, राष्ट्र, मानवता एवं प्रकृति को भी समाहित कर लेना चाहिए, अन्यथा वह एक मूस की तरह अत्यधिक धन की प्रवृत्ति में लोढ़ा तो हो जाएगा सकता है, किंतु वह हाथी या घोड़ा कभी नहीं हो सकता है, सम्मान नहीं पा सकता, महत्व नहीं पा सकता। यह आज भी मानवीय जीवन मूल्यों की महत्ता को गहराई से रेखांकित करता है। और यही बात है कि ये जो बात यहाँ पर, यह जो मुहावरा लिखा है, कोई लोकोक्ति लिखी गई है, आज भी सीख देने वाली है लोगों के लिए कि आप इंसान बनिए, मानव बनिए, है ना। मानव की तरह व्यवहार करने वाले व्यक्ति बनिए, बहुत अच्छे से जीने वाले व्यक्ति बनिए, है ना। मूसक की तरह मैं वाली प्रवृत्ति या संचय वाली प्रवृत्ति लेकर नहीं जी सकते, है ना। तो ये हमारा विषय वस्तु था, इस पर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें शामिल कर सकते हैं बेटा, है ना। अभी मैं आपको कुछ ही चीजें बता पा रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है, समय मिलता है कि आप लोगों के साथ जुड़ूं, तो मैं इसका एक पूरा प्रॉपर आप लोगों को 1000 शब्दों का एक निबंध लिख कर दे सकता हूँ। अभी तो मैंने कुछ ही शब्दों में लिखा है। 1000 शब्दों पर आप जब निबंध तैयार करोगे, तो वो डेफिनेटली 700-800 शब्दों पर आपका आ जाएगा। इसलिए प्रयास करें कि 1000 शब्दों पर निबंध लिखने का प्रयास करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे चीजों के साथ।